तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10K पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को साइंस के जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें आज मैं आपको 6 नंबर फिक्स करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वो 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो सिद्ध करने वाला होता है। जैसे F बराबर R/2 अवतल दर्पण में पूछ सकता है या उत्तल दर्पण में पूछ सकता है, उसी तरह मैं आपको लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र सभी को मैं आपके सामने क्या करूंगा, प्रूव करने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपना 6 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन देगा कि गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में क्या करेगा, अवतल दर्पण में, सॉरी पहले इसका हम बेसिक चीज समझा लेते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। पहले हम बेसिक चीज समझते हैं ये होता क्या है। तो बेसिक चीज में क्या होता है कि यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात होती है, और गोलीय दर्पण में आपको पता होगा कि दर्पण दो तरह से होते हैं। बाबू कितने तरह से दर्पण होते हैं? दो तरह से। ध्यान देते हैं, पहले हम बेसिक चीज समझ लेते हैं तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि आप अगर बेसिक चीज समझ जाओगे ये आपको हलवा लगेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं, हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखिए बाबू, ये जो गोलीय दर्पण आपका है ये बेसिकली दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? दो। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। गोलीय दर्पण दो होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या होता है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो होता है आपका, पहला जो होता है आपका नंबर 1 में होता है अवतल दर्पण। क्या होता है बाबू? अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण होता है। और दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है बाबू? उत्तल दर्पण। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या होता है? उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। यानी पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इतना जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये आपको पहले से भी पता होगा ना। तो पहले को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है बाबू। अब देखिए इसका थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं कि कैसा कैसा इसका पिक्चर होता है। ध्यान दीजिए बाबू, अगर कोई, जिस तरह से मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण को अगर बाहर से उभरा हुआ, कैसा है बाबू? उभरा हुआ है, तो इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे बाबू? इस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अगर कोई दर्पण इस ढंग से है और ये अंदर से कलर है, यानी अंदर से क्या रज्जित है, क्या है? रज्जित का मतलब क्या होता है? अंदर से रंगा हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो समझ गए बाबू, अगर कोई दर्पण बाहर से क्या हो, उभरा हुआ हो और बीच में धसा हुआ हो, या सॉरी, अगर कोई दर्पण क्या हो, देखिएगा बाहर से क्या हो, रंगा हुआ ना, रजित हुआ हो, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर कोई दर्पण क्या होता है, अंदर से क्या होता है, रजित हुआ होता है, अर्थात रंगा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। बाबू यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये कौन सा चिन्ह हुआ, ये किस दर्पण का चित्र है? अवतल दर्पण। ये किस चित्र का, किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज की बात करते हैं। तो बाबू मैं आपको कुछ त्रिभुज का नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि उस त्रिभुज में आपको आगे काम देगा ना। जब मैं प्रूव करूंगा उसको, तो आपको क्या करेगा, वो जो त्रिभुज है उसको आपको काम देगा। त्रिभुज के नॉलेज समझते हैं। देखिए बाबू, मैंने एक त्रिभुज बनाया और आपको पता होगा ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज हो गई? आप बोलेगा सर समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? सपोज दैट, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैंने 5 लिया, ये भी 5 लिया, ये भी 5 लिया। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? आपस में बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बाबू? समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है बबुआ। आज बताइए, मैंने एक और त्रिभुज बनाता हूँ, अब पूछूंगा आपसे ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी, मैंने यहाँ 4 लिया, यहाँ भी 4 लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु है। गुड गुड गर्ल। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। क्यों है समद्विबाहु? देखिए इसकी 2 भुजा, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बाबू? समान है ना। अगर मैं यहाँ पे 40 डिग्री का कोण ले लूं और यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण ले लूं, मैं पूछूंगा बताओ बाबू, यहाँ पे जो कोण बन रही है,
कोण बन रही है 40 डिग्री और 40 डिग्री, तो बताइए कोण जो है किस भुजा के बराबर है, ये कोण किस भुजा के बराबर है और ये कोण किस भुजा के बराबर है। मैं आपसे पूछ दूंगा कि जैसे ये कोण, जैसे ये 40 डिग्री हो गया, ये फर्स्ट कोण हो गया और ये सेकेंड कोण हो गया, ठीक है, तो ये सेकेंड कोण हो गया। मैं पूछूंगा फर्स्ट कोण किस भुजा के बराबर है, तो आप बोलोगे सर इसके सामने क्या है सर, AC है, अर्थात ये क्या हो जाएगा AC भुजा के बराबर होगा। और ये जो कोण है, ये जो देख रहे हैं दूसरा कोण, ये है AB भुजा के बराबर, ये क्या हो जाएगा AB भुजा के बराबर हो गया। इसलिए आप सर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB जो है वो क्या है AC के बराबर। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब क्या होता है बाबू, समान होता है, और द्वि का मतलब क्या होता है बाबू, दो होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एक त्रिभुज मैं और बनाता हूं कि A हो गया, B हो गया और C हो गया। मैंने यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 6 लिया, ये 7 लिया। बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, तो बाबू ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। देखिए इसमें एक को भुजा बराबर है नहीं है, देखो ये 5 लिया गया, ये 7 लिया गया, ये 6 लिया गया, क्या सबका डिफरेंट क्या है, भुजा है। तो क्या बाबू ये आपको कौन सा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु। ना तो समबाहु त्रिभुज है, ना ही समद्विबाहु है, ना ये क्या है विषम बाहु है, यानी सबसे अलग भुजा है। जिसकी सभी भुजा या एक भी भुजा बराबर ना हो उस भुजा को, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं बाबू, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग, ये सब मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि प्रूव करने में आप लोग एक बार में समझ जाओ, ठीक है। इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बाबू। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी एक भी भुजा बराबर आपस में ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग को ये नॉलेज समझ आ गया होगा। तो चलते हैं कुछ और थॉट को समझते हैं, कुछ और पॉइंट को समझ लेते हैं, ताकि आगे मुझे समझाने में और आपके समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। बाबू यहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने देखो एक रेखा खींचा, सपोज दैट मान लीजिए, एक चीज और ध्यान देना बाबू, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, मैंने दो समांतर रेखा लिया, ठीक है, क्या लिया, दो समांतर रेखा। समांतर रेखा किसको कहते हैं, एक दूसरे के अगर ऊपर हो, पैरेलल हो ना, पैरेलल हो मतलब समांतर। सपोज दैट मैंने इसको एक रेखा से इस तरह से प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, क्या किया बाबू, प्रतिच्छेद कर दिया। तो देखो बाबू यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन बराबर होगा तो कैसे बराबर होगा, तो एकांतर कोण से बराबर होगा। कैसे होगा बाबू, एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आप ऐसे जैसे जेड लिखते हो, क्या लिखते हो, जेड। तो जेड में देखो ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। अगर एक दूसरे के विपरीत कोण बनता है तो उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बाबू, एकांतर कोण कहते हैं। तो आप देखो जेड में देखे थे ना, देखो जेड में यहाँ पे कोण बन रहा है और क्या बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, देखिए उल्टा है। तो बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं अगर बनाऊंगा सिद्ध करते वक्त तो आपको समझ जाना है सर एकांतर कोण से लिए, ठीक है बाबू। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट की और नॉलेज रख लेते हैं कि सबसे पहले सिद्ध करने से पहले कोण क्या चीज होता है, ठीक है, कोण क्या चीज होता है उसके बारे में समझते हैं। सपोज दैट मैंने एक लाइन लिया इस तरह से, ठीक है बबुआ, एक तरह से क्या लिया, लाइन लिया, और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हो गया मान लीजिए पी हो गया, और हम पी को हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिया, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैंने पी लिया और यहाँ पे क्या लिया, एफ लिया, और यहाँ पे क्या लिया, सी लिया, ठीक है। तो ध्यान देना बाबू, जब भी आप दर्पण में चालू करोगे तो पी से चालू करोगे। कहां से चालू करोगे, पी से। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ आप देखोगे पी से एफ की दूरी, क्या लिखेंगे, पी से एफ की दूरी, यानी पी से, यानी पी एफ को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं बाबू, फोकस दूरी। कौन सी दूरी कहते हैं बाबू, फोकस दूरी। दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी पी से एफ की दूरी क्या कहलाएगी, जब भी आप दर्पण में जाइएगा तो पी से चालू करिएगा। कहां से चालू करना है, यानी गिनती कहां से करना, पी से ना, पी से। जब और जिसमें पी लग जाएगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है ना। तो पी से, यहाँ से पी से और एफ की दूरी क्या कहलाती है बाबू, फोकस दूरी। उसी तरह पी से सी की दूरी क्या कहलाएगी, पी से सी की दूरी वक्रता क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता
केंद्र या वक्रता त्रिज्या ना, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। लेकिन वक्रता केंद्र बोलना यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाबू ध्यान देना कि हम फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते, किससे सूचित करते बाबू, एफ से सूचित करते, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते, कैपिटल आर। ये सब नॉलेज आपको कैसा लगा, ठीक लगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में उसको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपको परीक्षा में किस ढंग से पूछता है उसको देखते हैं। इस सबको मिटा देते, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको दे देगा परीक्षा में, क्वेश्चन दे देगा आपको क्वेश्चन दे देगा बाबू कि पहले अवतल दर्पण कर लेते तब फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे, ठीक है। दे देगा क्वेश्चन, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें, सिद्ध करें f बराबर r/2, f बराबर r/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 क्या करें, सिद्ध करना, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे देगा तो आपको घबराना नहीं, या ऐसे पूछ देता है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में, अच्छा बताइए f को क्या बोलते, फोकस दूरी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। क्या दे देगा, संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, या क्वेश्चन पूछ सकता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले किसकी चर्चा हुई, अवतल दर्पण की। तो सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण का क्या करता हूँ, रचना बना देता हूँ, ठीक है, संरचना। मैंने अभी जस्ट बताया था अवतल दर्पण कैसा होता है, देखो ध्यान देना। आप लोग पहले पिक्चर को समझना, ठीक है बाबू, पहले पिक्चर समझना बेहद जरूरी है। तो मैंने क्या किया बाबू, इस ढंग से रंग दिया इसको, इस ढंग से क्या किया बाबू, रंग दिया। तो रंग दिया कि कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसको मैं मान लूंगा, देखो दर्पण को हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, मिरर। इसलिए हम इसको m और m डैश से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे m और लिखेंगे m डैश। क्या लिखेंगे, m और m डैश, ठीक है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपल से कौन सी दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है मैं बीचों बीच एक रेखा खींचता हूँ, दर्पण के बीचों बीच मैंने क्या किया, एक रेखा खींचा। इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। क्या बोलते हैं बाबू, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। यानी अवतल दर्पण के बीचों बीच या किसी दर्पण के बीचों बीच अगर रेखा जाती है, उस रेखा का नाम होता है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। ध्यान रखिए क्या होता है बाबू, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। अब ये प्रधान अक्ष या मुख अक्ष जो होता है, ये बढ़ते चल जाता है अनंत तक। कहां तक चल जाता है बाबू, अनंत तक ये बढ़ते चल जाता है। तो ये आपको पता होगा अनंत का सिंबल होता है कि नहीं होता है बाबू। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने देखा, आपको मैंने बताया था यहाँ पी होता है, अभी जस्ट बताया था स्टार्ट में, क्या होता है, पी होता है। क्या होता है बाबू, पी। और पी को मैं ध्रुव बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ध्रुव। इंग्लिश में पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा और मैं खींचता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया इस तरह से, ठीक है। और इसका पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो होता है एफ होता था, अभी मैंने जस्ट दिया था एफ, और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, सी दिया था, ठीक है। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दिया था ना। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, ये जो रेखा गुजरा है अब यानी
मुख अक्ष के समांतर एक रेखा जो आप गुजार रहे हो, इस रेखा को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं बाबू? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं। अच्छा बताइए बाबू, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कहता है इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये आपतित किरण को क्या बोलेंगे बाबू? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा बताइए, ये किरण, इसका मैं नाम दे दूं, इसको मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, कोई टेंशन? आप पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आप स्वतंत्र हो, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो। तो ये किरण किधर जा रही है? दर्पण की ओर। मैंने क्या किया? डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करेगा? ये किरण एफ से होकर गुजरेगा, इस ढंग से एफ से होकर क्या होगा? गुजरेगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? ये एफ से होकर इस तरह से गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपतित किरण। तो ये कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को हम कहते हैं कौन? रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है बाबू? आपतित, आपतित किरण। कौन सा किरण है नूनू? आपतित किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो बाबू बताइए, ए बी क्या है आपका? आपतित किरण। और बी से इधर क्या हो गया बाबू? जो गुजर का है उसको क्या बोलते हैं? यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और गुजरने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? और फिर से हम आपतित, सॉरी यहाँ परावर्तित किरण होगा, सॉरी बाबू, सॉरी। क्या होगा बाबू? परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण हो जाएगा, परावर्तित। क्या हो गया बाबू? परावर्तित किरण हो जाएगा ना। और परावर्तित किरण क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो इसमें समझने में? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते क्या होता है, अब आगे चलते। आपको पता होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ध्यान देना इधर, यहाँ समझना बाबू। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है बाबू? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है? अभिलंब होता है। और ये अभिलंब जो होता है वक्रता त्रिज्या से पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे? अभिलंब दे देंगे, ठीक है। क्या देंगे बाबू? तो देखो, हम अभिलंब दे देंगे। क्या करेंगे? अभिलंब दे देंगे। इस ढंग से मैं क्या करता हूँ? अभिलंब दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या किया? अभिलंब दे दिया, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या दिया मैंने? अभिलंब दे दिया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा जो हम लीजिए, जो वक्रता त्रिज्या है और ये आपतित किरण है, ये दोनों के बीच के कोण को हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। इसको किससे सूचित करते हैं? आई से, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? आई से। इसको कोण आई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कोण आई से। और यहाँ पे देखना, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी, इसकी जो कोण बनता है, सॉरी परावर्तित किरण जो बनती है, यानी ये जो आप देख रहे हो वक्रता त्रिज्या और परावर्तित किरण के जो कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। ये देखिएगा, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु, सॉरी आपतित किरण और वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण बन गया, सॉरी आपतित आपतन कोण बन गया। कौन सा कोण बन गया बाबू? आपतन कोण। और ये जो देख रहे हो, ये आप क्या देख रहे हो? ये देखिए वक्रता त्रिज्या और यहाँ पे परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बन गया? बन गया आपका परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन। और इसको हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। मैं नाम कर, अगर आप जानते हो पूछिएगा सर आप हमको कितना नंबर मिल सकता है, अगर इतना बना सकते हो तो आपको कम से कम 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। कितने? 6 में कितने नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। लेकिन आपको लेना कितना? फुल नंबर लेना है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे आप समझ गए, यानी कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या और आपतन, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित, सॉरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और ये जो देख रहे हो आप, यानी कह रहा है कि ये आप वक्रता त्रिज्या और ये परावर्तित किरण के बीच की कोण को, कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर त्रिभुज में फिर से चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज में हम क्या करेंगे? जो जो चीज लिखे हैं, जो जो चीज लिखे हैं हम उसको क्या करेंगे? मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बाबू? ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना
माना माना m, क्या लिखेंगे बाबू, m m डैश एक एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, मैंने मान लिया क्या, मैंने माना, देखो माने एम एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है कि नहीं है ना। अब देखो ये क्या है बाबू, ये क्या है, ये ए बी क्या है बताइए, ए बी आपतित किरण है। लिखेंगे ए बी ए बी ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, ए बी मुख्य अक्ष, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, ए बी क्या है बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर एक आपतित किरण है। कौन सा किरण है बाबू, एक आपतित किरण है कि नहीं है। ए बी क्या है बाबू, आपतित किरण है। किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, वही लिखेंगे। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है। कौन सी किरण है बाबू, आपतित आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है जो दर्पण से, कहां से, जो दर्पण से, देखिए ये दर्पण हुआ ना ये वाला, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर रही है, के बाद एफ से होकर गुजर रही है, एफ से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है, गुजर रही है कि नहीं रही है, बताइए गुजर रही है कि नहीं रही है। बताइए एक भी चीज रखना पड़ा इसमें, नहीं रख रहे हो, एकदम पूरा जो चीज किए उसके साथ क्या करें, लिख लिए। अब आपको 3 नंबर मिल जाएगा, जानते हैं कितना मिल जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्यों मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का रूल्स है, स्टेप बाय स्टेप नंबर देता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम और एम डैश कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ए बी कहाँ है बाबू, ए बी किसके समांतर है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको बोलते थे ना मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ए बी क्या है बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो दर्पण से, सॉरी से छूट गया, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजर रही है, एफ से होकर गुजर रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है बाबू, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2, F बराबर R/2 ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलते हैं अब त्रिभुज में, फिर उसमें दर्पण में अध्ययन करते हैं थोड़ा क्या कर रहा है। अब दर्पण में आप देखोगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू, दर्पण में आप देखिएगा यहाँ से देखो अभी मैंने जस्ट बताया था कि इस ढंग से अगर बनता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो किस एंगल से बनता है, एकांतर कोण से। आप गौर से अगर देखोगे तो इस ढंग से देखिए जेड बन रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, आया ना, देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ये आप इधर से भी देखोगे, देखो यहाँ ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया ना, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आई है तो यहाँ भी तो आई होगा, होगा ना बाबू, देखो यहाँ आई है ना, यहाँ पे क्या आई है, यानी बी पर आई बन रहा है ना, बी पर आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी पर भी तो आई होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू, अरे आई होगा कि नहीं होगा, बताइए कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैं आई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैंने क्या दिया, आई दिया, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बाबू। अच्छा बताइए यहाँ पर जैसे आर है, ठीक है, तो आर तो आई बराबर क्या हो गया बाबू, आर हुआ कि नहीं हुआ, आई बराबर आर। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कोण आई, क्या लिखेंगे बाबू, कोण आई बराबर क्या लिखेंगे, कोण आर लिखेंगे। ठीक है, ये बताइए कोण आई बराबर कोण आर, मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था, क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, परावर्तन के नियम से, क्या लिखेंगे, परावर्तन 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 के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है बाबू, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या हुआ, परावर्तन के नियम से कोण आई जो है कोण आर के बराबर है।
कोण आई क्या है बाबू? आपतित किरण। कोण आर क्या है? परावर्तित किरण। अभी पढ़े जस्ट, कोण आई क्या है? आपतित किरण, और कोण आर क्या है बाबू? परावर्तित किरण। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए बाबू, यहाँ पे आई कहाँ है? देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी है कि नहीं है? ए बी सी। हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी सी किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर होगा कौन किसके? बी एफ सी के। बी एफ सी के। ए बी सी बराबर होगा किसके? बी एफ सी के, या एफ सी बी के। यानी जहां पे कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ध्यान रखना, जहां पे कोण बनता है उसको कहाँ रखा जाता है? बीच में। तो देखो कोण सी पे बन रहा है ना, कोण सी पे बन रहा है, ए बी सी, सॉरी ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी एफ। इसमें चलेंगे ना, इसमें देखो यहाँ पे कोण बन रहा था बी, तो बी को बीच में रखा गया। देखो है ना बी बीच में। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इस अगर आई जो देख रहे हो, आई कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे आई अगर इस त्रिभुज की बात किया जाए, देखो ए बी, यहाँ पे कोण बना बी पे कोण बन रहा है, तो सी लिया। फिर यहाँ पे देखो कोण बन रहा है, तो मैंने क्या लिखा? बी सी एफ। यानी जहां पे कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सी लिखा था, क्या ए बी सी हो गया, बराबर किसके होगा? तो बी सी एफ के। मैं लिखूंगा कोण बी सी एफ के। ये किसके नियम से बराबर होगा? कि एकांतर कोण से। कहां से हो बाबू? एकांतर कोण से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से। क्या लिख देंगे बाबू? एकांतर कोण से। कौन कौन से हुआ बराबर? एकांतर कोण से। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या है? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ ना आता हो? एकांतर कोण से। किस कोण से बाबू? एकांतर कोण से। सॉरी बाबू, चलो क्या हो जाएगा? एकांतर कोण से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा अगर, तो देखिए कोण आई के सामने क्या बन रहा है? कोण आई के सामने बी एफ है कि नहीं है? कोण आई के सामने क्या है? कोण आई के सामने बी एफ। क्या है बाबू? बी एफ। और कोण आर के सामने क्या है? सी एफ। अरे भाई, कोण आई के सामने बी एफ है कि नहीं है? कोण आई के सामने कौन सा भुजा है? बी और एफ है। और कोण आर के सामने क्या है? तो देखो सी एफ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी एफ बराबर सी एफ लिख सकता हूँ ना। लिखूंगा यहाँ पे, पहले लिख दूंगा त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज है ये? देखिए यहाँ पे त्रिभुज है बी सी एफ ना। लिखेंगे नहीं, बराबर नहीं लिखना बाबू, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे बाबू त्रिभुज। यहाँ पे ले ले जगह, यहाँ पे ले लेते। ठीक है, यहाँ पे ले लेते क्योंकि जगह का अभाव है। ठीक है, तो जगह का अभाव है तो आप ध्यान समझिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज कौन सी में? त्रिभुज चलेंगे बी सी एफ में। बी सी एफ में त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी बी सी एफ में। त्रिभुज बी सी एफ में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आर के सामने, सॉरी आर के सामने क्या है? सी एफ ना। और आई के सामने क्या है? बी एफ। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? सी एफ बराबर बी एफ। या क्या लिखेंगे? या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? बी एफ बराबर सी एफ। क्या लिखेंगे? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू? सी एफ। इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा बाबू? समीकरण 1। कोई बच्चा ऐसा है जिसको यहाँ तक समझने में दिक्कत हो? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझने में दिक्कत हो? नहीं होना चाहिए बाबू। चलते आगे चलेंगे, लिखेंगे पुनः। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब इधर की ओर। अच्छा बाबू बताओ, ये बी देख, अच्छा बताओ ये देख रहे हो, ये दूरी यहाँ बी से, सॉरी बी से एफ की, और इधर देखो, ये देखो बी से एफ की, क्या दोनों का दूरी समान है? गौर से देखो, क्या दोनों की दूरी समान है? यानी बी से एफ और यहाँ सी से पी, सॉरी एफ से पी, क्या बराबर है दोनों का दूरी? बढ़िया गौर से देखो। क्या मैं कहूंगा बराबर नहीं है? आप बोलोगे सर कैसे नहीं बराबर है? अगर मैं बोलूं बी से एफ या एफ से, सॉरी एफ से पी, क्या दोनों की दूरी बराबर है? बोलोगे सर बराबर तो नहीं लग रहा, लेकिन लगभग है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का रूल्स है, अगर थोड़ा भी बराबर होता है तो उसको मान लिया जाता है वो बराबर है। तो देखो, अगर बी को यहाँ लिया जाए, यहाँ लाया जाए, फिर थोड़ा नीचा लाया जाए, फिर थोड़ा नीचा लिया जाए, फिर थोड़ा नीचा लाया जाए, फिर थोड़ा नीचा लाया जाए, फिर थोड़ा नीचा लाया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि बी कहाँ आ जाएगा? बी के पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर से देखिए, अगर 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 देखिए, ध्यान दीजिए, बी को थोड़ा नीचा लिया जाए,
फिर थोड़ा नीचे लिया जाए, फिर थोड़ा नीचे लिया जाए, एक समय ऐसा आएगा, कब आएगा, बी जो होगा पी पे आकर के बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, मैं वो बात लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिखूंगा जब ये बराबर हो जाएगा तो ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे जब, जब जब बी, जब बी पी के बहुत नजदीक हो, क्या हो बाबू, बहुत बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, नजदीक हो, नजदीक हो तो बी पी पर होगा, बी कहाँ होगा, बी पी पर होगा, बी कहाँ होगा, बी पी पर होगा, बी पी पर होगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत, यानी जब अभी वही बोले थे, थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा नीचे आए, एक समय ऐसा आएगा, कहाँ आ जाएंगे, पी पे आ जाएंगे। तो लिखेंगे जब बी पी के बहुत नजदीक हो, जब बी पी के बहुत नजदीक हो तो बी पी पर होगा, बी कहाँ होगा, पी पर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज, यहाँ पे खल्लास हो जाएगा, देखिए बी एफ पी, बी एफ पी ना, हम चलेंगे। जब क्या हो बाबू, जब बी पी के बहुत नजदीक हो तो बी कहाँ पे होगा, पी पर होगा, क्यों पर होगा पता चलेगा आपको ना। अब देखिए, तो हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः लिखेंगे, पुनः, पुनः कौन सी चलेंगे, त्रिभुज बी बी एफ पी में, बी एफ पी में, तो पुनः चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ पी में, बी एफ पी में, तो बी एफ पी में चलेंगे, बताइए बी एफ पी में चलेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बाबू, जो ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी बी एफ और पी एफ क्या होगा, बराबर होगा। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बी एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, समीकरण 2 मान लूंगा, क्या मान लूंगा बाबू, समीकरण 2 मान लूंगा। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, नहीं नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक नहीं दिक्कत है, एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए हम ये पूरा रेखा की बात करें, ठीक है, अगर ये पूरा रेखा की बात करें या छोड़ देते, जैसे सपोज मान लिया हम ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया और बीच में सी मान लिया, मैं बोलूंगा बाबू मुझे ए से बी तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बाबू मुझे ए से कहां तक जाना है, बी तक जाना है, तो आपको कैसे जाना है, बोलिएगा सर मैं तो छलांग मार के तो जा नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी, यानी मुझे क्या निकालना है, अभी ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी और प्लस क्या करना पड़ेगा, सी बी करना पड़ेगा, यानी ये बी सी करना पड़ेगा, तब तो ये पूरेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगर मैं एक बच्चा से और पूछ लेता हूँ, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने पी दिया, यहाँ क्यू दे दिया और बीच में आर दे दिया, मैं बोलूंगा बताओ पी क्यू तक जाना है, कैसे जाओगे, तुम बताओगे, तुम बताओ कैसे जाएगी। अगर मैं पी से क्यू तक जाऊं, पी से मुझे क्यू तक जाना हो तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पी से क्यू तक जाना है, कैसे जाना पड़ेगा बताओ, कैसे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे पी से क्यू तक रास्ता को क्या करना, तय करना है, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा बताओ, नहीं बोल रही है, कैसे क्या कैसे करना पड़ेगा बताओ। अगर मुझे पी से क्यू तक जाना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखेगा पी आर और प्लस क्या लिखेंगे, क्यू आर लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं, देखेंगे। यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही बात देखिए, यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या समझते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखो अगर गौर से आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मुझे कहाँ तक जाना है, सी से पी तक जाना है, कहाँ तक जाना है बाबू, सी से पी तक जाना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बाबू अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, लिखेंगे जो सीपी बराबर, क्या लिखेंगे, सीपी बराबर क्या लिखना पड़ेगा बताइए, सी से पी तक जाएंगे तभी जो है जस्ट समझाए थे, मुझे क्या करना पड़ेगा, सी एफ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सी एफ और प्लस क्या लिखना पड़ेगा, पी एफ लिखना पड़ेगा, या एफ पी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अच्छा एक बात बराबर पी एफ लिखा गया, ठीक है, प्लस पी एफ का पी एफ लिखा। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये सी एफ है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखना समीकरण 1 में जो बी एफ है वो सी एफ के बराबर है और बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। आपस में क्या है, सब बराबर है, सब की दूरी क्या है, बराबर है। यानी बी एफ के बराबर है, सी एफ एफ बी एफ के बराबर है। तो क्या मैं ये पी एफ के सॉरी सी एफ के जगह पे पी एफ लिखूंगा तो कोई टेंशन, तो भाई सब आपस में क्या बराबर है। तो आप मैं बोलूंगा ये ले लो चाहे वो ले लो, तो बात तो ही गया। तो बताइए मुझे प्रूफ करना है ना, मुझे प्रूफ करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यानी सी एफ के स्थान पे क्या ले लूंगा, पी एफ ले लूंगा। यहाँ पे मैं अगर पी एफ लिखूंगा तो कोई टेंशन नहीं ना, ठीक है। कारण भी दे देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, कारण लिख देंगे, चूंकि जो सी एफ जो है, सी एफ जो है वो क्या पी एफ के बराबर है, यहाँ कारण दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीपी बराबर, बताइए पी एफ कितना होगा, टू पी एफ होगा कि नहीं होगा, बताइए बाबू, टू पी एफ होगा, टू पी एफ होगा कि नहीं होगा, टू पी एफ होगा ना। तो हम बताइए टू पी एफ, अच्छा बताइए मैंने आपको क्या लिखाया था, पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए एफ लिख सकते हैं ना, जस्ट बताते सबसे पहले मैं यही समझाया था, अब याद करिए। यानी पी एफ जो होता है वो फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और सी एफ जो सीपी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, आर होती है, बताए ना। बताइए मैं अगर पी एफ को एफ लिखूंगा तो कोई टेंशन होगा, मैं यहाँ पे टू एफ लिखूंगा तो कोई दिक्कत बाबू रे, नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसके बदला में एफ लिख सकते हो और प्लस इसके बदला में एफ लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। एक स्टेप और समझने के लिए बढ़ा लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो ऐसे मैं लिखूंगा ना, क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ सीपी बराबर, क्या लिख सकता हूँ, सीपी बराबर टू एफ लिख सकता हूँ ना। अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताइए मैंने सीपी को क्या बताया था लिखने के लिए, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते थे, आर। आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, टू एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं बाबू, टू एफ। अब देखिए टू एफ हो गया, बताइए ये दो कौन सी में है, गुना में करके भाग में, तो क्या हो जाएगा आर बटे टू हो जाएगा ना, आर बटे टू बराबर इधर क्या बच गया एफ, बताइए यही तो लाना था ना, लेकिन उल्टा आया, उल्टा आया तो हम इसको या करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाय टू, यही लाना था आपको। हम सुंदर सा क्या करेंगे, प्यारा सा यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, क्या लिख देंगे बबुआ, प्रूफ। कोई बच्चा को दिक्कत है, बताइए, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है जिसको समझने में दिक्कत हो, तो ये कट गया है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बाबू ध्यान दीजिए, इसका आंसर कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से कटा हुआ है, ये भी, चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, ये भी कटा हुआ है। चलिए फिर से देखते हैं बाबू, एक बार समझ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा, क्योंकि देखिए बोर्ड बाबू मेरे पास थोड़ा नजदीक में है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सीपी हो जाएगा, देखो आप सीपी बराबर क्या हो जाएगा, नीचे देखिए आप पीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, फिर प्लस पीएफ को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। बताइए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ होगा कि नहीं होगा बाबू रे। अच्छा बताइए सीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था ना, जहां पे पी लग जाए और जिसके साथ वो हो, तो देखो यहाँ पे सीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, और सीएफ सॉरी पीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने शुरू में यही सब समझाया था आपको, समझाया था ना। तो देखो यहाँ पे जो, अब बताइए सीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़का आर लिख सकता हूँ, बराबर ये क्या हो गया, टू एफ हो गया। बताइए दो गुना में ना करके भाग में, ये कितना हो गया, आर बाय टू होगा कि नहीं होगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, आर बाय टू होगा कि नहीं होगा। मैं अगर मैं यहाँ पे आर बाय टू लिखूं तो टेंशन, चलिए बराबर इधर क्या बच गया एफ, देखो यही तो लाना था, लेकिन यहाँ पे क्या करा, एफ बराबर आर बाय टू, तो उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, या एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ, आर बाय टू, यही लाना था। या क्या लिख सकता हूँ, एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आर बाय टू, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाय टू। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो लाना था, क्या हो गया बाबू, एफ बराबर आर बाय टू, प्रूव्ड हो गया। किसी बच्चे को समस्या है बोलिए, कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो, अगर दिक्कत हो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, तो आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 100 6 नंबर मिल जाएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मेरा SMS क्लासेस 10 के से जो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है उस पर जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर करिए। तो फिर से मैं आप क्या करूंगा, उत्तल दर्पण को नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। उसी तरह मैं दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र सभी को मैं क्या करूंगा आपके समझ आसान और देहाती भाषा में क्या करूंगा, प्रूव कर करके आपको 6 नंबर एकदम फिक्स करवा के रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।